हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 27 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से कितने भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका 3 भारतीय शांति सैनिकों को सम्मानित किया है। उन सैनिकों के नाम क्या हैं? शिशुपाल सिंह, संबाली राम बिश्नोई और सब्बर ताहिर अली। दोस्तों, इन तीनों सैनिकों को मरोड़ों उपरांत यह सम्मान दिया गया है। अब सवाल आता है कि ये शांति सैनिक कौन होते हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का काम क्या होता है? जो भी इसके सदस्य देश हैं उनमें शांति स्थापित करना। तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक मिशन चलाया जाता है जिसे संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन कहते हैं, जिसमें भारत 1950 में शामिल हुआ था। तो जो भी देश संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल होता है, उस देश को अपनी सेना के कुछ सैनिक इस मिशन में तैनात करने होते हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र अपने हिसाब से उन क्षेत्रों में इन सैनिकों को तैनात करता है जहां अशांति फैली होती है। तो दोस्तों, इन तीनों सैनिकों को भी अलग अलग देशों में तैनात किया गया था और वहीं पर जो हिंसा फैली उसमें ये शहीद हो गए हैं। तो अब इनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, डैग हैमर स्कॉल्ड मेडल संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षकों या शांति सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। डैग हैमर स्कॉल्ड कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव थे। बात आई है संयुक्त राष्ट्र की यानी यूनाइटेड नेशन की। तो यह एक अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उप महासचिव कौन है? अमीना जे मोहम्मद। और महासभा अध्यक्ष कौन है? साबा कोरेसी। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए एक जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। और यह जो चैटबॉट है ये बहुभाषी चैटबॉट है। देखिए दोस्तों, यहां पर आप एग्जाम्पल समझिएगा तब आपको इस चैटबॉट का उपयोग समझ में आएगा। देखिए, अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां पर आपसे वहां की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है और मान लिया आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो आप वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको जवाब लोकल लैंग्वेज में देंगे। लेकिन मान लिया आपसे हिंदी आती है या फिर अंग्रेजी आती है तो आप कैसे बातचीत कर पाएंगे? तो उसी के लिए ये चैटबॉट बनाया गया है। इसमें क्या होगा कि आप अपना सवाल अंग्रेजी में बताएंगे और फिर ये जो चैटबॉट होगा उसको फिर वहां की लोकल लैंग्वेज में ये उस व्यक्ति से सवाल पूछ लेगा। फिर वो व्यक्ति लोकल लैंग्वेज में अपना जवाब बताएगा। फिर आप उसको अंग्रेजी या हिंदी में जो भी भाषा आपको समझ में आती है उसमें आप उसका जवाब सुन लेंगे। तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन स्थापित हो जाएगा। इसी के लिए ये चैटबॉट बनाया गया है। तो इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को कवर किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, चैटबॉट होता क्या है? तो चैटबॉट का मतलब होता है बातचीत करने वाला रोबोट। ये कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता है, मतलब आपको ये रोबोट दिखाई नहीं देता है। चैटबॉट एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसरिंग के लिए बनाया जाता है। यानी कि आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर देगा। ठीक है, जैसे ही चैटबॉट से कोई सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब वो तुरंत आपकी लैंग्वेज में दे देगा, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं चैटबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो अभी हाल ही में जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। तो उन्होंने जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य में वर्चुअल रूप से जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। और ये जो वन्यजीव अभयारण्य है इसमें तेंदुआ रहता है, स्लॉथ भालू रहता है, चिंकारा रहता है, जंगली सुअर और कई पक्षी पाए जाते हैं। इसलिए ये आकर्षण का केंद्र भी है। दोस्तों, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? राजस्थान के। तो ये उदयपुर जिले में है और यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेबर झील के तट पर बना हुआ है।
तो दोस्तों याद रखिएगा, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? राजस्थान में है। राजस्थान के नेशनल पार्क भी हम डिस्कस करते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान कोटा चित्तौड़गढ़ में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है और इसके अलावा राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में है। तो ये राजस्थान के नेशनल पार्क भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से कहां तक चली है? जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में। सीनू झावर टाई राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। राजस्थान लगातार चौथे वर्ष मनरेगा के अंतर्गत श्रम दिवस उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहा है। हाल ही में राजस्थान के डेगाना में लिथियम के भंडार पाए गए हैं। इससे पहले भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार पाए गए थे? तो वो जम्मू कश्मीर में पाए गए थे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को रियल एस्टेट के लिए अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है। और राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, खैबर बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है ईरान ने। अब एक सवाल आता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? तो ऐसी मिसाइल जो 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की तरफ जाती है और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आती है। तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती है उसे बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। तो ये हवा और पानी में टारगेट को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, ईरान ने लगभग 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह जो मिसाइल है यह 1500 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका नाम क्या रखा गया है? खैबर मिसाइल रखा गया है। ईरान का यह दावा है कि उसके जो हथियार हैं इजराइल और अमेरिका के अड्डों तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को विकसित न करने की सलाह दी थी, लेकिन ईरान का कहना यह है कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम विकसित करता रहेगा और मिसाइलें बनाता रहेगा। दोस्तों, ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो ईरान पश्चिमी मध्य एशिया में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल है इसकी तेहरान। वर्तमान में इसके राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी और यहाँ की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। और दोस्तों, ईरान को प्राचीन समय में फारस के नाम से जाना जाता था और ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। यहां पर आप ईरान की लोकेशन देख सकते हैं। इसके जो पड़ोसी देश हैं उनमें से कुछ डिस्कस करते हैं। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इसके अलावा इसकी सीमा इराक और तुर्की और आर्मेनिया और अजरबैजान से लगती है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की राशि क्या है? तो अभी हाल ही में टीपू सुल्तान की जो तलवार थी उसकी नीलामी की गई है ब्रिटेन में। तो उसकी जो राशि है वो है 143 करोड़ की। दोस्तों, टीपू सुल्तान की तलवार का नाम था सुखेला, जिसे सत्ता का प्रतीक माना जाता था। टीपू सुल्तान की ये जो तलवार है 18वीं सदी में बनी थी और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उस समय इस तलवार को भी वहां पर ले गए थे और अब उसको नीलाम कर रहे हैं, जिसकी राशि कितनी है? 143 करोड़ यानी 1.4 करोड़ पाउंड। दोस्तों, टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर भी कहा जाता था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है, हरिबुद्ध मागर किस देश के पर्वतारोही हैं जिन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट फतह किया है? तो ये मोटिवेशनल कहानी भी हो सकती है आपके लिए कि जिसके पास पैर नहीं है और वो व्यक्ति माउंट एवरेस्ट फतह करता है। तो हरिबुद्ध मागर जो है नेपाल से रिलेटेड हैं। तो उन्होंने अभी हाल ही में कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। दोस्तों, हरिबुद्ध मागर नेपाल के एक गोरखा सैनिक हैं। उन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। 19 साल की उम्र में 1999 में वो ब्रिटिश गोरखाओं में शामिल हो गए थे। इसके बाद होता क्या है, 2010 में अफगानिस्तान में एक मिशन के दौरान तालिबान द्वारा रखे गए एक आईईडी पर पैर रखने के कारण उनके दोनों पैर डैमेज हो गए। और दोस्तों, अब उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि उन्होंने कृत्रिम पैरों के साथ माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। तो कभी हिम्मत नहीं हारिएगा दोस्तों, समय अच्छा आता है। जो भी आपके पास है उसका उपयोग करिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848.86 मीटर की और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है
और दोस्तों माउंट एवरेस्ट को संस्कृत में देवगिरी, तिब्बती में चोमो लुंगमा और नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है। 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली मूल के भारतीय नागरिक तैनसिंग नोर्गे शेरपा पहली बार माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब और किस देश के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए हैं? तो सऊदी अरब और कनाडा के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उनको फिर से बहाल किया गया है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है समझिएगा। देखिए 2018 से पहले दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन 2018 में एक घटना घटती है कि सऊदी अरब में कुछ महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जाता है। फिर सऊदी अरब की जो राजधानी है रियाद, वहां पर कनाडा का जो दूतावास है वहां से ट्वीट किया जाता है उन महिलाओं के पक्ष में। इसके बाद ये बात सऊदी अरब को अच्छी नहीं लगती है। वो कहता है कि हमारे इंटरनल मामले में कोई दूसरा देश नहीं बोल सकता है, ये उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। इसके बाद दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध थे वो बिगड़ गए। ठीक है, तो जो कनाडा के राजदूत थे उनको निष्कासित कर दिया गया और सऊदी अरब ने कनाडा में जो उसके राजदूत थे उनको वापस बुला लिया। ठीक है, तब से ये संबंध बिगड़ गए थे, लेकिन अब फिर से दोनों देशों के बीच संबंध स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों देश नए राजदूत नियुक्त करेंगे एक दूसरे देश में। बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो कैपिटल इसकी रियाद है और ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। और इसके पड़ोसी देशों में अगर हम बात करें, जॉर्डन, इराक, कुवैत, यूएई, ओमान, यमन है। ठीक है, और कनाडा की बात कर लें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ओटावा इसकी कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, जय कुमार एस पिल्लई किस बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो अभी हाल ही में जय कुमार एस पिल्लई जो हैं वो आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। तो आईडीबीआई बैंक ने जय कुमार एस पिल्लई को बैंक के बोर्ड में उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं आईडीबीआई बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एम आर कुमार और इसके एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। दोस्तों, अब हम कुछ प्रमुख आर्थिक वाणिज्यिक संस्थाओं और संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। जैसे फिक्की के वर्तमान में महासचिव कौन है? शैलेश पाठक हैं। फिक्की के अध्यक्ष कौन है? शुभ्राकांत पांडा हैं। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? आर दिनेश हैं। इफ्को के अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी हैं। नॉस्कॉम के अध्यक्ष कौन है? अनंत माहेश्वरी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ कौन है? सुंदर राममूर्ति। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। तो पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है और इस विभाग को यह अवार्ड मवेशियों के इलाज में कंप्यूटरीकृत मेडिकल रिकॉर्ड में ई गवर्नेंस के लिए दिया गया है। स्कॉच अवार्ड की बात करें तो यह 2003 में स्थापित किया गया था और यह एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा प्रदान किया जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट कर सकते हैं आप इन्हें। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी डिस्कस करते हैं। तो अभी इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को दिया गया है। पपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू किसे दिया गया है? पीएम मोदी को दिया गया है। और दोस्तों, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डी ला लीजन डी ऑनर किसे दिया गया है? टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को। और जयंत नरलीकर को गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, आईएनएस विक्रांत पर किस लड़ाकू विमान ने रात में लैंडिंग की है? तो अभी हाल ही में मिग 29K लड़ाकू विमान ने आईएनएस विक्रांत पर रात में लैंडिंग की है। दोस्तों, अब ये खबर क्यों बन गई? क्योंकि रात में लैंडिंग करना किसी भी लड़ाकू विमान का बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसने आईएनएस विक्रांत पर अभी हाल ही में लैंडिंग की है। तो भारतीय नौसेना ने मिग 29K की आईएनएस विक्रांत पर पहली बार रात में लैंडिंग कराई है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बात करते हैं मिग 29K की, तो यह एक लड़ाकू विमान है
और यह हर मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, यह जेट INS विक्रांत के लड़ाकू बेड़े का हिस्सा है। यह ध्वनि से 2 गुनी रफ्तार यानी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा पर उड़ान भर सकता है। यह 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं MiG-29K की। अगला प्रश्न है, कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो UT खादर को अभी हाल ही में कर्नाटक विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है और वो कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम स्पीकर बने हैं। कर्नाटक के अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? याद रखिएगा, सिद्धारमैया बने हैं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? DK शिव कुमार। अगला क्वेश्चन है, ICC ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के लिए कितनी इनामी राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों, ICC के द्वारा 31.4 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 21 से 23 के लिए। ठीक है, अब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है? तो इसमें टेस्ट मैच होते हैं और फिर अब फाइनल होने वाला है। कब होगा ये फाइनल? 7 से 11 जून के बीच में इंग्लैंड में होगा। किसके किसके बीच होगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा। तो जो विनर होगा उसको 13.21 करोड़ की राशि मिलेगी और जो उपविजेता होगा उसे 6.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस देहरादून से कहां तक चलेगी? दिल्ली तक। शासन आपाल्यादारी पहल किस राज्य में शुरू की गई है? महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य पूरी तरह से ई शासित राज्य बन गया है? केरल। भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऐरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? 75वें स्थान पर है। पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाएगा? कोलकाता में। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। अंतरराष्ट्रीय कूंद मीटिंग में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। जसवंत सिंह विर्दी किस देश के शहर कोवेंट्री में लॉर्ड मेयर नियुक्त किए गए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? आयरलैंड। किस देश ने साल 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? नेपाल ने। IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? शुभमन गिल। और भारतीय वायुसेना ने किस विमान के पूरे बेड़े के उड़ान भरने पर रोक लगाई है अस्थायी रूप से? तो ये MiG-21 पर रोक लगाई है। देखिए, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ सेना युद्धाभ्यास और विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से हैं जो कि सेना युद्धाभ्यास करते हैं। तो भारत और किन देशों के बीच ये युद्धाभ्यास होते हैं? जैसे वायुसेना अभ्यास है डेजर्ट नाइट, ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। शाहीन चाइना और पाकिस्तान के बीच। नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स भारत और वियतनाम के बीच। स्काईरॉम फ्रांस और भारत के बीच। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। वरुण फ्रांस और भारत के बीच। एक्वेरिन भारत और मालदीव के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। तो ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कुछ कमेंट भी देखते हैं दोस्तों। तो कल का जो आंसर था वो केरल था। कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर था केरल। आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जुगलबंदी चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। और अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और ऐप पर मिलेगा। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन जब भी आप टेलीग्राम पर जाएं तो स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करें, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।